गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज से संडे है। आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन है जो कि है कि जैसे कि ये चल रहा है वीकेंड का वार, तो संडे को है आपका स्पेशल सेशन जो कि आपके पीछे लिख दिया गया है। दैट इज पोस्ट कोड 0903। क्या है ये? आपका JOIT का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आज आपके आगे एक संग्राम सेशन लेकर आए हैं। संग्राम सेशन का मतलब है इज टोटली बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न कि किस तरह से पेपर आ सकता है। देखिए, मैं अपनी तरफ से तैयारी करवा रही हूँ। अब पेपर में क्या आता है ये मुझे नहीं पता, बट आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तरफ से भी तैयारी रखिए। आपकी तैयारी 99% होनी चाहिए और हम आपको जो है अपनी तरफ से हम भी 100% कोशिश कर रहे हैं, बट 1% मैं अपने आप को मान के चलूंगी, 99% आपकी तैयारी। उसमें ये जो आज का सेशन है ये एक संग्राम सेशन है, 2 घंटे की क्लास है। सबसे पहली चीज, आज 2 घंटे की क्लास है, तो देखते हैं कि आप मेरे साथ इस क्लास में कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, कितने लोगों को रिकमेंड करते हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको ये 2 घंटे की क्लास अच्छी लगती है तो सब्जी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संग्राम सेशन अच्छा लगे एंड इट्स टोटली बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, पॉलिटी भी करेंगे, कंप्यूटर्स भी करेंगे, हिमाचल जीके जिस तरह से एक पेपर आता है वो किस तरह से। तो आज आपका मान लीजिए एक पेपर ही है कि आपको कितना आता है। और आज जो पेपर हुआ है क्लर्क का, प्लीज वो भी शेयर कीजिए ताकि मैं वो आपको सॉल्व करवा सकूं। तो प्लीज लेट्स स्टार्ट द सेशन और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज फुली बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न, मतलब पेपर पैटर्न एक तरह से आज आपका पेपर है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है शेयर कीजिए, जितना हो सकता है लाइक कीजिए। और इस 2 घंटे, अगर 2 घंटे खड़े होना है या 2 घंटे का सेशन है, तो बस इतना सा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जितना हो सकता है, जितने वॉचर्स हैं वो डबल से डबल इस वीडियो को जितना हो सकता है वायरल कीजिए या शेयर कीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला सेशन। देखिए, अगर किसी को स्लाइड में प्रॉब्लम आएगी तब भी मुझे बता देना, कि हो सकता है आपको स्लाइड, क्योंकि जब मैं यहाँ सेट करती हूँ तो यहाँ से ठीक चलती है, तो बता देना। पर आप क्वेश्चन सुन लीजिए, ठीक है? और ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी कोई एक दूसरा कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ये लेटेस्ट पेपर्स में से हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो आपने देखने हैं। जीके भी है इसमें, मतलब आप मान के चलिए जैसे 170 का पेपर होता है, 170 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस है आई डोंट नो, बट 85 मार्क्स में से आप सोच लीजिए कितने आते हैं। अब आप देखते हैं कि आप मेरे साथ इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं। जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, उतना फायदा है। मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छा लगे ये सेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ गोविंद सागर रिजर्वायर इज। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। गोविंद सागर झील कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है लेंथ, और वैसे पूछा है कि अगर जो आपका गोविंद सागर झील कहाँ पे है, तो सबसे पहली चीज ये आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। और ये कहाँ पे है? आपकी बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। किस पे है? सतलुज नदी पे है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है। सतलुज नदी पे है, बिलासपुर में है, आर्टिफिशियल झील है। सबसे छोटी कौन सी है? पंडो, जो कि कहाँ पे है? मंडी में और ब्यास पे बनी है। और एक और है पौंग डैम, जिसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर, जो कांगड़ा में बोली जाती है। लेंथ ऑफ गोविंद सागर 88, 96, 104 या आपकी 110 अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, तो इसकी जो ऑप्शन जानी चाहिए वो 98 तक है इसकी लेंथ, ठीक है? तो इसकी जो ऑप्शन जानी चाहिए दैट इज 96 किलोमीटर्स। इसकी क्या जानी चाहिए? आपकी 96 किलोमीटर्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच वाज द समर कैपिटल ऑफ अर्सवाइल पटियाला स्टेट। पटियाला स्टेट जो है वो किसकी थी? महाराजा भूपेंद्र सिंह की। किसकी थी? आपकी महाराजा भूपेंद्र सिंह की, जिसे कहा जाता है निष्कासित कर दिया था, शिमला में उसकी एंट्री बंद कर दी थी बिकॉज ऑफ he had a relationship with the viceroy daughter। और उसके पॉइंट पे एक चीज बनी है दैट इज कॉल्ड स्कैंडल पॉइंट।
तो महाराजा भूपेंद्र पटियाला जो राजा थे, उन्होंने उनको जब निकाल दिया था तो उन्होंने एक अलग कैपिटल बनाई थी जिसका नाम क्या है, चैल। क्या नाम है, चैल। चैल पे आपका हाईएस्ट पिच क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। मिलिट्री स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। कसौली में आपका सनावत स्कूल है, लॉर्ड लॉरेंस ने बनाया। कराई इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, यानी एंटी रेबिस के लिए। और मंकी पॉइंट यहाँ पे है, तो ये नहीं है। और इट्स अ कंटोनमेंट एरिया। नाहन फाउंड्री यहाँ पे है। नाहन किसने बनाया, करम प्रकाश ने बनाया। नाहन फोर्ट किसने बनाया, करम प्रकाश ने बनाया। नाहन में अगर देखा जाए तो क्या है आपका, नाहन फाउंड्री भी है, लेटन मेमोरियल भी है, रानीताल बाग भी है, शमशेर प्रकाश ने बनाया। अगर ये किसकी जगह है, सिरमौर में है। ये सिरमौर बनाने वाले राजा रसालू, शुभांश प्रकाश, राजवन, कालसी, उदित प्रकाश, तो ये नहीं है। रामपुर रामचंद्र सिंह ने बनाया। और ये जो है ये किसकी थी, बुशहर की कैपिटल। बुशहर का नाम बाद में क्या कर दिया था, रामपुर। और रामपुर का सबसे हाल ही में मनाया गया लवी फेस्टिवल। और लवी फेस्टिवल की खास बात क्या है, द ट्रेड फेयर, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर, जो कितने साल पुराना है, 400 साल पुराना, ये क्वेश्चन। और लवी से एक और चीज याद है, किसके बीच में हुई थी ये ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है उसके बेसिस पे ये लवी फेयर मनाया जाता है। किन्नौर के राजा केहरी सिंह और तिब्बतियंस के बीच में हुई थी। इस बार जो लवी फेयर हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस किसकी थी, चमूर्ती जो घोड़े होते हैं ना, चमूर्ती, उनकी ज्यादा इस बार की डिमांड्स थी। नेक्स्ट आता है एचपी स्टेट म्यूजियम। बिल्डिंग वाज कॉल्ड एज, बहुत बार किया है। स्टेट म्यूजियम जो है ये आपका कहाँ पे है, व्हाइट हाउस, ये तो नहीं है, ठीक है, 1974 में बना। अब HRTC भी तभी बना, हिप्पा भी तभी बना, ठीक है, हिप्पा भी तभी बना। हिप्पा को बनाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो आर डिक्सन थे। पहले चेयरमैन कौन थे, VR शर्मा, ठीक है। और अगर हम अब बात करें तो अपॉन है मिस्टर विवेक भाटिया। यहाँ पे HAS कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, फेयर लॉन जिसको बोलते हैं। तो पीटर हॉफ इज द गवर्नर हाउस भी ले चुका है। यहाँ पे नथुराम गॉडसे का केस चला था। लॉर्ड एल्गिन यहाँ रहे, लॉर्ड लेटन जो कि 1876 में यहाँ आए, यहाँ पे था। 1981 में इसको आग लग गई थी। एडवांस साइंसेस स्टडीज क्या है, इसको 1965 में IAS कहा गया था। पहले ही क्या था, राष्ट्रपति भवन, उससे पहले वाइस रीगल लॉज, उससे पहले सबसे पहले इसका नाम क्या था, ऑब्जर्वेटरी हिल्स। तो ये है कहाँ पे, ऑब्जर्वेटरी हिल्स। और IIAS इज फेमस फॉर एजुकेशनल रिसर्च जो कर रहे हैं उनके लिए ये फेमस है। तो आंसर इज इनर विराम हिल्स। इनर विराम हिल्स में ही आपका स्टेट म्यूजियम है, चौड़ा मैदान है, टीवी टावर भी यहाँ पे है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद। प्लीज गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है और ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। देखती हूँ मैं आज आप कितना शेयर करते हैं, ठीक है। तभी संग्राम सेशंस लाने का मजा है। Total number of national parks in Himachal Pradesh. How many national parks are there in Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 1, 2, 3 and 4। तो अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 5 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पहला, देन उसके बाद आपका पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा, आपका सिंबलवाड़ा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिया है, 5 नहीं दिया। तो अप्रोक्सीमेटली जो हाईएस्ट लिमिट है हम उस पे टिक लगाएंगे, दैट इज 4। ये स्लाइड में कितने क्वेश्चंस लोगों के सही हैं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूलिनी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। शूलिनी टेम्पल कहाँ पे है, चंबा, सोलन, नाहन या मनाली। तो अगर शूलिनी टेम्पल, तो शूलिनी टेम्पल इज रिलेटेड टू मनाली, तो मनाली इज रिलेटेड टू कपिल मुनि टेम्पल या मनु टेम्पल। कपिल मुनि जो कि मान सिंह ने बनाया। मनु टेम्पल यहाँ पे, हिडिंबा देवी मेन डाइटी है, डुंगरी फेयर यहाँ लगता है। हिडिंबा मंदिर को बनाने वाले कौन थे, बहादुर सिंह। हिडिंबा देवी किस शैली पे बना है, पगोड़ा शैली पे बना है। डुंगरी फेयर यहाँ पे लगता है। देन नाहन,
नाहन में 84 घंटों वाली देवी, यानी आपका सिरमौर में है, दीप प्रकाश में बना है, त्रिलोकपुर पे है वैसे ये, ठीक है, तो ये नहीं। सोलन या चंबा, चंबा में कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण टेम्पल, छतराड़ी टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल, देन आपका गणेश टेम्पल, आपका 84 टेम्पल आ गया, नरसिंह टेम्पल आ गया, जो आपका ये है बंसी गोपाल टेम्पल है, हरि राय टेम्पल है, तो ये सारे जो हैं चंबा में। तो आंसर आपके पास सोलन है। और शूलनी देखो किसी ने लिखा था 21 जून, बेसिकली ये डिपेंड्स करता है कब, या 14 और 21 के बीच में होता है, पर ज्यादातर इसको 14 जून के बाद मनाया जाता है। और अगर देखा जाए इसमें एक और टेम्पल है, सबसे ऊंचा टेम्पल कौन सा है सोलन का? जटोली टेम्पल। ये क्वेश्चन आ सकता है, जटोली टेम्पल अगर मोहन म्यूकन ब्यूरी कहाँ पे है? सोलन में है। कब खुली थी? 1855 में कसोली में खुली थी। अगर सोलन से और क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक माउंट केलोला, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी 1985। और अगर हम इससे और क्वेश्चंस को डील करें तो सोलन से एक और चीज आ सकती है आपको, मशरूम वैली किसको कहा जाता है? सोलन को कहा जाता है, चंबा घाट। और फिर एक क्वेश्चन, दून वैली कहाँ पे है? तो दून वैली जो है आपकी सोलन में है, कुनिहार में है वैसे वो बेसिकली। और सोलन गोला टमाटर जो है, रेड वैली, वो भी सोलन को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन सोलन से आ सकते हैं। हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हालदा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे लगता है? देखिए ये फेस्टिवल क्या है, इट्स लाइक अ लाइटनिंग फेस्टिवल। हर घर से एक लकड़ी को लाया जाता है जलाकर, और इस लकड़ी को एक जगह पे बॉनफायर करते हैं। लामा डेट को कहते हैं। लामा जो है वो डेट निकालते हैं और फिर कम्युनिटी में से हर घर से एक जलती हुई लकड़ी लाएंगे एक जगह पे बॉनफायर। इट्स कॉल्ड एज द यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। हालदा फेस्टिवल को एज न्यू ईयर फेस्टिवल भी करते हैं। पर ये कहाँ पे है? बिलासपुर में नलवाड़ी फेयर क्वेश्चन आ सकता है, 1889 में हुई है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन अमरचंद के टाइम पे था। पांचवा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बिलासपुर। लास्ट रूलर कौन थे? अनंतचंद। बहादुरपुर फोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। नैना देवी कहाँ पे है? बिलासपुर में है। किसने बनाया है? बीरचंद ने बनाया है। बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? कहलूर है। बिलासपुर को बनाने वाले कौन थे? दीपचंद। ढोलरा महल किसने बनाया? दीपचंद ने बनाया। काला हीरा खड़कचंद, गोल्डन हीरा हीराचंद। ये सारे क्वेश्चंस आपको इससे निकलेंगे बिलासपुर से। हमीरपुर दियोत्सव बाबा बालकनाथ, दसोता फेयर यहाँ पे लगता है। देन आपका हमीरपुर में HPSSC है जो कब बना था? 1998 में बना था। केसी मल्होत्रा, महल मौर्यों की लड़ाई यहाँ पे हुई थी, तो ये नहीं है, ठीक है। अमरचंद ने बनाया था। कटोच डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। फिर ऊना, ऊना में शिववाड़ी, जहाँ पे क्या कहा जाता है, आर्करी के लिए जो है गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड है, बाबा रुद्रानंद आश्रम। और आपका बाबा बड़भाग मेला वो यहाँ पे लगते हैं। तो आंसर इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल, आपका लौसर फेस्टिवल, लद्दाखा फेस्टिवल यहाँ लगता है, पौड़ी फेस्टिवल यहाँ लगता है। त्रिलोकेश्वर या अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, जो कि एकमात्र बुद्धिस्ट भी और हिंदू टेम्पल भी है। उदयपुर इसकी उदयपुर पे होता है, और उदयपुर की कैपिटल कौन है? मृकुला। और मृकुला मंदिर बनाया था प्रतापवर्मा ने। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकलेंगे। करथी इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये हाल ही में एक पेपर हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। एंड प्लीज शेयर एंड लाइक। करथी इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? करथी जो है ये किस जगह का लोक नृत्य है? सिरमौर, झूरी है, ठीक है, यहाँ का। सोलन पंजाबी डांस कर सकते हो, नाटी कर सकते हो सोलन में भी, और आपका महासू में भी छुआड़ा डांस भी होते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे स्वांग टेगी झूरी यहाँ पे भी होता है। शिमला यहाँ पे भी झूरी, डेपक डांस, फोडो डांस यहाँ पे भी होते हैं। तो आंसर इज कुल्लू, ठीक है। कुल्लू नाटी, और कुल्लू में करथी डांस जो होता है आपके कुल्लू में होता है। देखिए एक और क्वेश्चन आ सकता है, झांकी और हंतर कहाँ के हैं? वो चंबा के हैं। झमाकड़ा कहाँ का है? कांगड़ा का है। मंडी का मंडियाली डांस यानी मंडी की नाटी। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोहना इज द सैड सॉन्ग, लम्बन सॉन्ग इज फॉर कुल्लू। ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है।
स्टेट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए एक जगह पे पूछा था स्टेट म्यूजियम किस बिल्डिंग पे है, यहाँ पे पूछा है कि स्टेट म्यूजियम कहाँ पे है। टेक्स्ट पे मत जाना आप अपना देखिए कितना आता है। वाकना घाट में भाड़ा यूनिवर्सिटी है। सुंदरनगर में फार्मर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सुंदरनगर का नाम क्या था, बनेड़, और इसको बनाने वाले थे गरुड़ सेन। ठीक है, तो ये नहीं है। धर्मशाला, धर्मशाला से कितने क्वेश्चन आएंगे। सेकंड कैपिटल कल हमने किया है कि यहाँ पे अभी विंटर सेशन चल रहा है। मिनी लहासा इसको बोलते हैं, मिनी इजराइल इसको बोलते हैं। धर्मकोट में आपका जो है सिद्धवाड़ी में ग्योटो तांत्रिक यूनिवर्सिटी है। चिन्मया संदीपनी आश्रम यहाँ पे है। तपोवन यहाँ पे है। देन आपका वॉर मेमोरियल यहाँ पे है। सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में होती है, तो ये नहीं है, आंसर इज शिमला। कब बना है, 1974, और कौन सी बिल्डिंग में, इनर विराम। तो किस किस को ये सेशन अच्छा लग रहा है, किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है और कितने लोग शेयर करेंगे। जल्दी देखते हैं कितने लोग जल्द से जल्द शेयर करते हैं और कितना वीडियो को हाइप पे पहुंचाते हैं। Which of the following district was earliest to be formed? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी, इसको ओल्ड हिमाचल का नाम भी देते हैं। देखिए सोलन बना 1972 में, ठीक है। मंडी बना था, देखिए मंडी एक 700 में बना था, 726, और एक 1000 में बना। और आज का मंडी 1526, तो ये भी कैंसिल। और आज का मंडी अजबर सेन, इसकी दो रियासतें थी, सुकेत और आपका मंडी। सुकेत को बनाया भीलसेन ने, कैपिटल रखी पनगना। और अगर हम मंडी की बात करें आपकी पुराना मंडी, वो बाहू सेन ने बनाया। और आज का मंडी अजबर सेन ने बनाया। भूतनाथ मंदिर अजबर सेन ने बनाया। चंबा किन्नौर बना 1916 में, ये भी गलत। सबसे पहले बना चंबा, चंबा 550 ईस्वी में किसने बनाया था, मारूवर्मन ने, जो कि अयोध्या से आए थे। फिर साहिल वर्मन ने 920 में इसकी जो है नींव रखी थी चंबा टाउन की। और अपना चंबा का नाम अपनी बेटी चंपावती से रखा। यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सीकड़ी डांस चंबा में सूही फेयर से लगता है, और सूही फेयर कहाँ पे होता है, चंबा में, जो रानी सुनैना को डेडिकेटेड है। नैना या सुनैना, ठीक है। अगर चंबा से और बात की जाए तो साहिल वर्मन ने आज का चंबा बनाया, भरमौर बनाया मारूवर्मन ने, मेरूवर्मन ने टेम्पल्स बनाया और एक्सटेंशन की। गुग्गा जो था इनका आर्टिस्ट था। चकली साहिल वर्मन ने चलाई। चरपटनाथ इनके योगी गुरु थे। मिंजा फेयर इन्होंने लगाया। छड़ी यात्रा यहाँ से चलती है और मणिमहेश तक कंप्लीट होती है। मणिमहेश यात्रा जो है वो कब शुरू होती है, वो आपकी अगस्त के महीने में शुरू होती है और राधा अष्टमी को खत्म होती है। मणिमहेश मेला कहाँ लगता है, चंबा में लगता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। भरमौर का पुराना नाम क्या था, ब्रह्मपुर। तो ये क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है इनमें से कुछ ना आए और कुछ भी आए और कुछ ना आए, बट डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपने भी देखा होगा पेपर में। नेक्स्ट आता है, अगर आपसे और क्वेश्चंस इसके चंबा के निकाले जाएं तो चंबा का जैसे बंसी गोपाल मंदिर है, बाल भद्र ने बनाया था। देन युगांकर वर्मन, गौरी शंकर टेम्पल, ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। मुशान वर्मन जिन्होंने चूहों को मारने का प्रतिबंध लगाया। आदित्य ने वर्मन की उपाधि लगाई और गणेश ने सिंह की उपाधि लगाई थी। ये क्वेश्चन। लास्ट रूलर इज भूरी सिंह, लक्ष्मण सिंह। और अगर भूरी सिंह से पूछा जाए, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, इससे और आ सकता है कि कब बना था, 1908 में बना था। 1910 में जो है यहाँ पे बिजली से रिलेटेड, ये सारे चंबा के क्वेश्चन हैं। तो आंसर इज चंबा। यहाँ पे घड़ासू लेक, लामा लेक जो है ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, ठीक है, महाकाली लेक, चंद्रगुप्त ताल, ये सारे चंबा से रिलेटेड है। Who was the first speaker of Legislative Assembly of Himachal Pradesh? First of all, how many members? There are 68. कितनी डिवीजन है, 4 + 3, 4 लोकसभा, ये राज्यसभा। फर्स्ट स्पीकर कौन सा था, देखिए फर्स्ट हमारा हिमाचल बना कब था, हिमाचल प्रांत बना था 1948 में, 30 रियासतों को मिलाकर, ठीक है। आज का 1971 में बना स्टेटहुड डे, राइट, 25 जनवरी को। फर्स्ट स्पीकर को पहले सीएम थे वाईएस परमार, पहले गवर्नर थे एस चक्रवर्ती। फर्स्ट स्पीकर कौन थे, अब एमएच बेग इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर
पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि 1952 में बने थे। देखिए जब 48 में बना तो ये आयुक्त बना, एनसी मेहता वाज द फर्स्ट आयुक्त। सेकंड जो था हिम्मत सिंह, ये आपके 1952 में क्या बने थे जब आपका आयुक्त खत्म हुआ 51 में, तो उस टाइम पे इसको क्या कर दिया गया था, पार्ट सी। कब बना था ये पार्ट सी स्टेट 1951 में, ठीक है। उसके बाद आयुक्त से क्या बन गए थे, गवर्नर बन गए थे, तो मेजर एमएस हिम्मत सिंह। और उसके बाद 56 में पार्ट सी को खत्म करके ये क्या बना, यूनियन टेरिटरी, जिसमें बजरंग बहादुर वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर टीवीआर टाटाचारी इज द लोकायुक्त, ठीक है। अब आंसर इज पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली। और आज कौन है स्पीकर, विपिन परमार। और आपके डिप्टी स्पीकर कौन है, हंसराज जी, ठीक है। और पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे, कृष्ण चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पॉपुलर होली फेस्टिवल इज इनकम्पैरेबली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सुजानपुर, मंडी, कुल्लू या शिमला। तो देखिए सुजानपुर, शिमला में कौन सा फेयर लगता है, शिमला विंटर फेयर लगता है, ठीक है। शिमला कार्निवल, आपका जाकू मेला भी यहाँ लगता है। द पॉपुलर होली फेस्टिवल, कुल्लू में रघुनाथ रथ यात्रा, दशहरा होता है। दशहरा इज द इंटरनेशनल फेयर ऑफ कुल्लू, यानी सबसे मेजर फेस्टिवल है हिमाचल का, कुल्लू में मनाया जाता है। पड्डल धालपुर में होता है, जगत सिंह ने शुरू किया था, ठीक है। देन मंडी, मंडी में आपकी शिवरात्रि पड्डल ग्राम में होती है। सबसे पहले माधवराव की जुले, फिर भूतनाथ टेम्पल पे जाता है। कहा जाता है कि साल में एक बार ही माधवराव के जुला के दर्शन होते हैं। लोगों को पहले जो भी शिवरात्रि में रथ यात्रा या जो भी टेम्पल की शुरुआत होगी मेले की, तो पहले माधवराव में जो है माथा टेकेंगे, फिर भूतनाथ टेम्पल में जाएंगे। माधवराव इज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु, भूतनाथ टेम्पल इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो वो किसने बनाया था, सूरज सेन ने। और भूतनाथ टेम्पल बनाया वैसे अजबर सेन ने। तो ये नहीं है, आंसर है सुजानपुर। अब सुजानपुर को बनाने वाले, सुजानपुर में ब्रह्मपुर, देखिए सुजानपुर टीला बनाया अभयचंद ने, सुजानपुर शहर बनाया घमंडचंद ने, जिसमें चामुंडा मंदिर भी बनाया। सुजानपुर कैपिटल संसार चंद ने भी रखी। ब्रज की होली उन्होंने शुरू की। सुजानपुर में एकमात्र सैनिक स्कूल भी है और बड़ा प्लेग्राउंड भी है। सुजानपुर की एक और था नर्मदेश्वर टेम्पल, मुरली मनोहर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल, वो भी किसने बनाया है, संसार चंद ने। द डांस स्वांग टेगी इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ, देखिए शिवरात्रि, शिवरात्रि के टाइम पे नहीं होता। और शिवरात्रि कहाँ है, मंडी। देखिए बैजनाथ में भी शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव की पूजा, नवरात्रास नहीं, आपका दिवाली नहीं। वैसे देखा जाए स्वांग टेगी जो होता है बेसिकली दशहरे के टाइम पे होता है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। नवरात्रास में नहीं, नवरात्रास तो कोई भी हो सकते हैं, शरद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर स्वांग टेगी जो होता है ये आपके दशहरे के टाइम पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लीस्ट रोड नेटवर्क। सबसे कम रोड नेटवर्क किसका है, सबसे ज्यादा तो कांगड़ा का है, ठीक है। ऊना का नहीं है, आपका कुल्लू का नहीं है, आंसर इज किन्नौर। देखिए ऊना का पुराना नाम जसवादू, पूरब चंद ने बनाया। जसवाल से कैपिटल इज राजपुरा। कांगड़ा, कांगड़ा को बना पुराना नाम था नगरकोट। आपका त्रिगर्तवी इसकी सबसे ओल्डेस्ट रियासत है। कांगड़ा से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने मॉक टेस्ट में भी किए हैं। जैसे ब्रजेश्वरी मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपका कौन सा लूटा था, ज्वालामुखी 1365 में। रूपचंद उस टाइम के कहते हैं रूलर थे, ठीक है। रूपचंद का मेंशन मानिक चंद का जो धर्मचंद नाटक था उसमें हुआ है। देन किन्नौर, इसको 1960 में बना, चीनी तहसील से कार्व्ड आउट हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। तो कुल्लू बिहिंग पाल ने बनाया। और जगत सुख कैपिटल थी नगर विशुद्ध पाल ने रखी। चलिए आप क्वेश्चंस देखिए, अगर आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं होते हैं तब भी बता देना। और क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लीजिए, टेक्स्ट पे मत जाना। ये रिसेंट एक पेपर हुआ है जिसमें ये क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहली चीज,
हिमाचल सेशन किस किस का सही गया है और किस किस को मज़ा आया सेशन में। जिस जिसको मज़ा आया वो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और देखिए बहुत मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो एक लाइक एक शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इतनी सी बस आपका लाइक और आपका शेयर मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। मेरी मोटिवेशन वही है, 2 घंटे की तपस्या, या आज सबसे बड़ी तपस्या तो आपकी है कि आप मुझे सुन रहे हो। लेकिन उससे ज़्यादा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। और मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और जितना हो सकता है दूसरों को रिकमेंड करें ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ताकि मुझे भी लगे कि आपको संग्राम सेशन अच्छा लग रहा है। देखिए ये संग्राम सेशन चाहे कैसे भी हैं आपके सामने आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी अगर आप लाइव चाह रहे हो तो आप ही की वजह से आएंगे। तो आप शेयर करोगे तो लाइव आएंगे। तो लाइव सेशन में कोई कमी नहीं रहेगी या लाइव सेशन में कोई दूरी नहीं है। जस्ट आपका शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन ही इसको ज़्यादा पहुंचा रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, एक कोशिश आपकी तरफ से चाहिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इतनी कोशिश तो जरूर करेंगे। बाकी आपकी विश है, बट मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। संग्राम सेशन आप ही की डिमांड पे आया है कि मैम मैराथन लाओगे संग्राम, तो आज संडे है, संडे को आराम से आपको कितना आता है और आप ये एक पेपर है कि आप एक पेपर पे बैठे हुए और आप कितने रेडी हो उस पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब आप कितना लाइक एंड शेयर करते हैं ताकि मुझे भी खुशी मिले या मोटिवेशन कि आपको मजा आ रहा है। Which computer belongs to first generation? Options आपके आगे हैं, यूनिवैक, अबैकस, IBM 701। पहली जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक है, अबैकस है या फिर IBM 701। देखिए अबैकस से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स के लिए है, ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता है, ये क्वेश्चन भी आता है। अबैकस चाइना पे डेवलप हुआ था 700 में और ये किस लिए? आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, एनालिटिकल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये नहीं है आपका यूनिवैक और आपका यूनिवैक। तो यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कब शुरू हुई थी? 1940 से लेकर 55 तक, कहीं पे आपकी 1945 ही है। और ये पहला कंप्यूटर है जो किसने किस बेसिस पे, कमर्शियल बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है, तो वो है यूनिवैक। और अगर देखा जाए आपका ENIAC वाज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है। तो ये किस पे डिपेंड करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स पे। सेकंड जनरेशन किस पे थी? ट्रांजिस्टर्स पे। थर्ड जनरेशन आपके इंटीग्रेटेड चिप्स पे। फोर्थ जनरेशन जो थी वो आपकी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और आज की जनरेशन है फिफ्थ, जो कि है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट जनरेशन की स्पीड है मिली सेकेंड्स, सेकेंड की है माइक्रो सेकेंड्स, थर्ड की है नैनो सेकेंड्स, फोर्थ की है पिको सेकेंड्स। फोर्थ जनरेशन में आपके इंटेल प्रोसेसर्स यानी माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते थे। तो यूनिवैक या IBM 701। देखिए फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर है ENIAC। इनको डिस्कवर किसने किया था? प्रेस्पर, इकार्ट एंड मुशली ने। तो यहाँ पे यूनिवैक जो पहला कंप्यूटर जिसको कमर्शियली यूज किया गया, ENIAC, यूनिवैक और IBM 701, ये दोनों जो हैं आपके ये भी और ये भी फर्स्ट जनरेशन है। तो इसकी सही ऑप्शन आएगी बोथ A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है आपका सिस्टम जहाँ पे आप काम करते हो। वर्क स्टेशंस जो कि आपके प्रोफेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगते हैं, जो बिजनेसेस के लिए लगते हैं, वो होते हैं वर्क स्टेशन, दैट इज फॉर लार्ज बिजनेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। डेस्कटॉप दैट इज योर सिस्टम, ठीक है। आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है ये दिखता तो छोटा है लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत स्लो होती है, तो मिनी कंप्यूटर्स नहीं। आंसर इज PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और ये क्या है? देखिए जो आपका ये है पोर्टेबल कंप्यूटर, वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है, टैब भी हो सकता है, आपका जिसको बोल सकते हैं आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है। तो ये आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? माइक्रो कंप्यूटर,
ठीक है, तो PDA इज द पोर्टेबल कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कंप्यूटर जो है, अगर किसी को दिख नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, तब भी बता देना, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की वो कैरेक्टरिस्टिक, वो विशेषता बताइए कि वो काम कर घंटों तक काम करता रहता है पर शिकायत नहीं करता थकने की। जैसे हम घंटों तक काम करते हैं तो एक टाइम हम बोलते हैं थक गए, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी सिस्टम है जो कभी थकने की शिकायत नहीं करता। तो कंप्यूटर की वो क्वालिटी क्या है? वर्सेटाइल, ठीक है, एक्यूरेबल या हाई स्पीड या फिर डिलीजेंस। देखिए, वर्सैटिलिटी भी है इसकी, एक्यूरेसी 100% है, स्पीड भी अच्छी है, तो डिलीजेंस भी उसकी क्वालिटी है। ये सारी उसकी क्वालिटीज हैं, लेकिन डिलीजेंस ऐसी क्वालिटी है जो टायर्डनेस, मतलब मल्टीपल आवर्स आप काम करो, सुबह से लेकर शाम तक हम लैपटॉप पे ही रहते हैं, तो सुबह से शाम तक अगर हम लैपटॉप पे, बेचारा कंप्यूटर सिर्फ बूटिंग या रिफ्रेशिंग करता है पर ये शिकायत नहीं करता। तो इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? आपका डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रिंटेड डायग्राम इनटू द कंप्यूटर यूज होता है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जो हम लगाते हैं, प्रिंटर इज द आउटपुट जिससे हम निकालते हैं, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर। देखिए, हर फोन के अंदर स्कैनर इनबिल्ट होता है जहां से हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। माउस नहीं, कीबोर्ड नहीं, आंसर इज स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? बताइए। देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस इज CPU which is known as the central processing unit and it is a brain of the computer. It contains control unit and arithmetic logic units. अगर देखा जाए, कंट्रोल यूनिट जो प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो सारी कैलकुलेशंस को करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस तो वो हो गया, ठीक है। और अगर मेन मेमोरीज देखी जाए, रैम एंड रोम, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो आंसर इज आपका इनपुट डिवाइस कौन से होंगे? कीबोर्ड, पेन, जॉयस्टिक, आपका माउस, ठीक है, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर इज आउटपुट। आउटपुट क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ से आपका मटेरियल निकलता है, ये हमें मॉनिटर जिस तरह से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देता है, प्रेजेंटेशन देता है, वैसे प्रिंटर भी हमें सारा प्रिंट करके मटेरियल बाहर देता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस विच इज नॉट ए रैम। इसमें से रैम कौन सी नहीं है? रैम, द्रैम, स्रैम या प्रोम। देखिए, रैम नहीं है, राइटेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ड्रैम जो होती है जिसको हम रिफ्रेश करते रहते हैं, डायनामिक है। स्रैम दैट इज स्टैटिक, एक बार कर दिया दोबारा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। रैम होती कैसी है? ऐसी मेमोरी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी टेम्पररी मेमोरी, जो आपका फॉर अ टाइम रहेगा और जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ, अगर आपने डेटा सेव नहीं किया होगा तो वो स्विच ऑफ हो जाएगी। स्रैम हमेशा कैश में होती है। कैश इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ CPU, ठीक है। और प्रोसेस कंप्यूटर, सॉरी, CPU की होती है रजिस्टर्स। तो आंसर इज प्रोम। प्रोम इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी है। और प्रोम जो है जिसमें डाटा एक बार चल जाए परमानेंटली, वो चेंज नहीं होता। एक होता है ई प्रोम, ई प्रोम जिसमें हम डेटा को UV रे से डिलीट करते हैं। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 110011 ब्रैकेट में 2 टू ऑक्टल नंबर। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 and 1, 2 पेयर्स में। बाइनरी से ऑक्टल करना, तो ऑक्टल नंबर 0 से लेकर 7 तक होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बेस क्या होता है? 8, ठीक है। तो अब आपको बताना है बाइनरी से ऑक्टल कैसे करेंगे। ये मैं आपको इसकी डिजिट्स बता देती हूँ। देखिए, सिंपल तरीका है, कैसे करोगे ऑक्टल से बाइनरी। बाइनरी में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड में यहाँ पे इरेजर, एक सेकेंड,
मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ आपको कि हमने बाइनरी से ऑक्टल कैसे करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपको बाइनरी डिजिट्स पता होनी चाहिए, बाइनरी से ऑक्टल। अगर ऑक्टल और ये बाइनरी अगर 0 है ऑक्टल, ठीक है, तो बाइनरी डिजिट्स क्या होंगी, 0 0 0, 1 है तो 0 0 1, ठीक है, 0 1 1, 2 है तो 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1, ये 0 0 1 आएगा, ये आएगा 1 1, ठीक है, 0 1 1। फिर उसके बाद आपका ये 0 0, फिर 3 आया, 0 1 1 4, आपका 0, ठीक है, ये मैं आपको लिखवा ही देती हूँ 1, इन डिजिट्स को याद कर लीजिए, ठीक है। 5 5 क्या होता है, 0 0 0, 5 क्या होगा 1 0 1, 6 क्या होगा 1 1 0, ये बाइनरी डिजिट्स है आपकी। और 7 क्या होगा आपका 111। देखिए इसको क्या करते हैं, 0 को 0, यहाँ से 0 0 1 डबल है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ऐड करते चलेंगे। अब क्या है, आपको डिजिट पूछा गया है ये वाला, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार प्लीज, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्लीज आप जगह नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। तो इसको देखते हैं आप क्या करना है। देखिए आपके पास क्या है, 1 1 0 0 0 1 1 रेज, ये आपका बेस है बाइनरी, इसको आपको ऑक्टल नंबर पे करना है। तो 1 1 0 0 1 2, आप इसको पीछे से लिखना शुरू करोगे तो कैसे लिखोगे, 0 1 1, फिर आपका 0 0 1, ये 2 पेयर्स आ गए, ये 2 पेयर्स आ गए, ठीक है, एक बना आपका 1। अब इसके आगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 0 1 देखिए क्या है, 1 1 0 0 किस पे आता है, 4 पे आता है, और 0 0 1 किस पे आता है, 3 पे आता है। 1 4 3, 1 4 3 किसी को नहीं भूलता, तो 1 4 3 जो है ये आपका, इसको बाइनरी से हमने ऑक्टल नहीं किया। जब भी हम बाइनरी यानी 2 को जब हम करते हैं तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 8, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए, 1 4 3, और 1 4 3 तो सबको पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली इज द मिड लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेजेस इज द मिड लेवल। देखिए 2 लैंग्वेजेस बेसिकली होती है, एक हाई लेवल, एक मिड लेवल, एक लो लेवल। हाई लेवल से मिड लेवल करना है तो कंपाइलर, लो लेवल मिड लेवल से लो लेवल करना है तो असेंबलर। तो जो असेंबली लैंग्वेज, और हमेशा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। कौन सी समझता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि किस फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट कोड, और ये किस में आता है, 0 और 1, दैट इज बिट्स, ठीक है। अब आपका असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज मिड लेवल से लो लेवल कैसे खत्म करोगे, देखिए हाई लेवल से मिड लेवल और लो लेवल, ऐसे भी आ सकता है, हाई लेवल से लो लेवल दैट इज कंपाइलर, हाई लेवल से मिड लेवल क्या होगा आपका कंपाइलर, और मिड लेवल से लो लेवल इज असेंबलर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि असेंबली लैंग्वेज की बेस्ट क्वालिटी या एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट है, मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर, डिफिकल्ट टू लर्न, या ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर सिंपल भाषा समझता है आपकी मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये क्या है, ये एफिशिएंट भी है, इसका हार्डवेयर पे भी कंट्रोल रहता है, और ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। WinZip software is an example of which of the following? WinZip, WinZip क्या होता है, WinZip के लिए एक्सटेंशन क्या होती है, कल किया था क्वेश्चन, दैट इज जिप, जो कि बेसिकली किसके लिए होता है, कंप्रेस्ड फोल्डर्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, कंप्रेस्ड आपके फोल्डर्स के लिए। ट्रैक हम ज्यादातर किस में यूज करते हैं, फ्लॉपीज में, ठीक है। जावा, जोसेफ डॉसलिंग और जॉन बेकस, ठीक है। तो अगर देखा जाए आपका, सॉरी, जावा जो है इसके लिए हमें क्या चाहिए, JVM, ठीक है, जोसेफ गॉसलिन। और अगर देखा जाए इसमें जावा JVM, इसके लिए बाइट कोड चाहिए होता है, जो कि होता है जावा वर्चुअल मशीन, उसके बाद हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं, तो ये नहीं। लाइनक्स इज द ओपन एंड फ्री, ओपन सोर्स और द फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। लाइनक्स को लाइनक्स टॉरवॉल्ड ने दिया था, ये ओपन है, फ्रीवेयर, ये इजीली डाउनलोड हो जाता है,
तो ये नहीं है, आंसर इज शेयरवेयर। ये क्या है आपका? शेयरवेयर। लाइनेक्स नहीं है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स इज, यूनिक्स किसने किया था? इट्स द AT&T बेल लैब्स, ठीक है, AT&T बेल लैब्स। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर, मोर सेफ देन विंडोज, मल्टीटास्किंग या ऑल ऑफ दीज। देखिए यूनिक्स, बेल लैब्स, AT&T ने किया था, तो ये मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है और आपका मोर सेफ है देन विंडोज। तो इसमें क्या ऑप्शंस आएंगी? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस स्टैंड्स फॉर। डॉस जो है ये कब आया था आपका? 1975 में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये किस पे डिपेंड करता है? आपका कमांड लाइन पे। इसकी दो कमांड्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स जो होती है आउटसाइड होती है और इंटरनल कमांड्स में command.com, CC कर रही हूँ, command.com यूज होता है। चेक दिस फॉर्मेट, दीज आर एक्सटर्नल कमांड्स। आपकी जो होती है कॉपी करना, दैट इज योर इंटरनल कमांड, ठीक है। डिस्क, तो इसमें क्या आएगा? डिस्क ऑरिजिनेटिंग सिस्टम नहीं, डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, डिफॉल्ट नहीं, आंसर इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज और बता देती हूँ, आज की विंडोज हमारी ग्राफिक्स पे है और बाकी जो है आपका किस पे है? आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। In MS Windows, if you want to copy a selection of the text, which shortcut key do you use? किसी भी MS Windows में अगर आपको कोई चीज कॉपी करनी है तो आप क्या करोगे? Ctrl+X, दैट इज Ctrl+X तो नहीं होगा क्योंकि ये कट के लिए यूज होता है। Ctrl+V भी नहीं होगा क्योंकि ये पेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। Ctrl+A, दैट इज सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। तो कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं? Ctrl+C। ये क्वेश्चन शॉर्टकट कीज अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट? आपका जो है, जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट किस पे डिपेंड करता है? वर्ड प्रोसेसिंग पे। किस पे डिपेंड करता है? वर्ड प्रोसेसिंग पे, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसिंग, अगर आपसे कल हमने क्वेश्चन किया था कि MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, तो वो क्या होगा आपका? वर्ड। अगर वर्ड, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक्स, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट? तो 10, 11, 14। नॉर्मल साइज क्या होता है? देखिए मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500%, मिनिमम 75%। अगर देखा जाए डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पहले आता था 10 पॉइंट, लेकिन अब क्या कर दिया गया है आपका? 11, ठीक है। और फॉन्ट, तो ये आ गया फॉन्ट, जैसे हम चेंज करते हैं ना आपका कि किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तो आजकल जो हम डिफॉल्ट यूज करते हैं वो कौन सी होती है? कैलिबरी। कौन सी यूज होती है? कैलिबरी, ठीक है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। अगर आपको वर्कशीट में कुछ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? इंटायर वर्कशीट, कॉलम, रोज या ऑल ऑफ दीज। एक्सेल है, एक्सेल जो होता है वो एक्सेल, ये होता है उसका एक्सटेंशन। एक्सेल हमेशा डाटा शीट्स बनाने के लिए, यानी आपकी शीट्स जिसमें आप ब्रोशर्स बना सकते हो, ये अपना कोई डेटा एंटर कर सकते हो, उसके लिए यूज होता है। तो जो आपकी एक्सेल्स हैं बैलेंस शीट टाइप बनाने के लिए, तो एक्सेल्स के लिए देखिए, एक एक्सेल के लिए ये जो आपका सबसे पहली चीज, इसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम सेल। सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, ठीक है। कॉलम एंड रो को बोला जाता है। और सेल आपकी ये जो होती है डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं। एक शीट जो भी होती है उसको बोलते हैं हम शीट। एक्सेल की एक शीट। कलेक्शन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कशीट्स। आपकी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड एज आपका वर्कबुक। तो एक शीट बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 शीट्स होती हैं। और अगर कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स बोला जाए देन इट इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कशीट्स एक्सेल में होती है, डेटा शीट्स जो होती हैं वो डेटाबेस में होती हैं। तो देखिए ये सेल एड्रेस इसको बोलते हैं। तो आंसर इज कॉलम्स, यस।
entire worksheet, yes. Row, yes. Answer is all of above. Answer is all of the above. Next question. In MS Excel, letters and numbers of intersecting column and row is called as. अगर हमने letters and numbers columns में देखिए, letters columns और आपके रोज में नंबर्स लिखे जाते हैं, तो जो आपका एक्स वाई जेड तक चलता है ये कॉलम, और रोज जो होती हैं आपकी कहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब 1 4 5 8 7 6 कोई के नंबर्स है अनलिमिटेड। तो ये जो आपके रोज एंड कॉलम्स हैं ये क्या बताते हैं? लोकेशन नहीं, इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं हम? सेल एड्रेस। To open the format cell dialog box in Excel हम क्या प्रेस करते हैं? Alt प्लस F, F1, आपका कंट्रोल प्लस F या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F? जल्दी बताइए, शॉर्टकट कीज हैं, ये बताइए कि क्या है। देखिए, Alt प्लस F दैट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को खोलने के लिए शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस F दैट इज टू फाइंड और रिप्लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, F1 होता है टू हेल्प द विंडो, हेल्प मांगने के लिए, तो ये नहीं होता। आंसर इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड इन आपके प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल्स? जो आपकी यहाँ पे आपका वर्ड है प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स में हम क्या यूज करते हैं? अट्रैक्शन, सिमुलेशंस, एनिमेट्रॉनिक्स या एनिमेशंस? सबसे पहली चीज, अगर हमें प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल यूज करना है तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन कहाँ पे होती हैं? पावर पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड पीपीटी, तो इसकी एक्सटेंशन आ गई पीपीटी। तो प्रेजेंटेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो किसके लिए काम करती हैं? वो काम करती हैं आपकी एनिमेशंस के लिए। किसके लिए काम करती हैं? आपकी एनिमेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शोन इन एमएस पावर पॉइंट? ठीक है, देखिए अट्रैक्शंस हैं, आपने देखा होगा एनिमेशंस होती हैं जिसमें हम डिफरेंट तरीके से उसको आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। और अगर आपने देखा होगा इसमें हम इमेज भी लगा सकते हैं, आपकी ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शोन इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट पे आप किसी भी स्लाइड शो को स्टॉप कैसे कर सकते हो? प्रेस द राइट एरो। अगर मान लो आपने ये एरोज है इस तरह से, अगर आप प्रेस करते हो राइट एरो तो स्लाइड आगे को चलेगी, लेफ्ट करोगे तो स्लाइड पीछे को चलेगी। तो लेफ्ट एंड राइट एरोज तो होंगे नहीं नेविगेशन कीज। प्रेस डाउन एरो नहीं प्रेस एस्केप। क्या है आपका एस्केप की? क्या है आपका एस्केप की? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बताइए किस किसका सही है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, अब बताइए किस किसका सही है और किस किसका मतलब किस किसको सेशन मजा आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, किस किसको सेशन में मजा आ रहा है, जल्दी बताइए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये संग्राम सेशन आपको कैसा लगा है। अब हमारे, क्योंकि अभी पूरा पेपर है, अभी तो अभी तक जितना सेशन हुआ है उसमें से किस किस को ये अच्छा लगा है और किस किस को लग रहा है कि हमारी तैयारी, देखिए इसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, बट आपकी तैयारी कितनी है ये आपको चेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, related files in the database are grouped to be. Database is based on data. Data is based on facts. Facts is based on information. Facts data है, data is information. जो database system है ये properly data को as a properly real world का data जो है ये properly arrange करता है। अब related fields और सबसे बड़ा database management हमारा कौन सा चलता है? relational database management system, जो कि टेबल्स पे होता है, जिसका रिलेशन किसके साथ है? टेबल्स के साथ।
तो रिलेटेड फील्ड्स इन द डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म डेटा फाइल, डेटा रिकॉर्ड, मेन्यू या बैंक। देखिए पहली चीज डेटा फील्ड्स हैं, फील्ड्स इज कॉलम, तो हमने पहली चीज ये याद रख लेना, रोज रिकॉर्ड्स, रोज को हम टपल्स बोलते हैं, नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इज कॉल्ड एज आपका डिग्री। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिग्री, और उसके बाद आपका जो आता है कार्डिनैलिटी, डिग्री, और नेक्स्ट अगर देखा जाए रो टपल्स कार्डिनैलिटी, ये याद रखना, नंबर ऑफ कीज, कॉलम्स होते हैं, टेबल्स बनते हैं, तो ये जो है आपकी डिग्री बताते हैं। अब उसने पूछा है और कलेक्शन ऑफ फीस दैट फॉर्म्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, डेटा रिकॉर्ड्स, और कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स क्या बनाएगा आपका फाइल। फील्ड सिर्फ रिकॉर्ड्स, पहले रिकॉर्ड्स बन गए और रिकॉर्ड्स जब इकट्ठे होते जाएंगे देन इट इज कॉल्ड कलेक्शन। रिलेटेड फील्ड्स इन द डेटाबेस इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, डेटा फाइल। आपसे वहां पे पूछ लिया जाए रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस देन इट इज आपका डेटा फाइल। मेन्यू नहीं है, बैंक नहीं है, ठीक है। In which menu of MS Access we will find macro commands? अगर देखा जाए हम किस उस पे मैक्रो कमांड्स को फॉलो किया, विच मेन्यू, इंसर्ट, व्यू, फाइल या नन ऑफ दीज। देखा एक्सेस जो होता है ये भी आपका डेटा शीट्स का ही काम करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में आता है। एक्सेस जिसकी एक्सटेंशन क्या है, ACCDB, और कई बार हम ADB भी लेते हैं, दैट इज फॉर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू ऑफ MS Access वी विल फाइंड मैक्रो कमांड्स। मैक्रो कमांड्स जो होते हैं ये आपका ऑल्टरनेशन के लिए यूज करते हैं हम ज़्यादातर, तो इंसर्ट, व्यू, फाइल या नन ऑफ दीज। देखिए अगर हम मैक्रो कमांड्स की बात करें तो मैक्रो कमांड्स बेसिकली आपकी बेसिक मेन्यू में होती है, यानी कस्टम्स में होती है, कस्टम फाइल्स में होती है। तो यहाँ पे हम किस में, इंसर्ट में नहीं जाएंगे, व्यू में नहीं जाएंगे, मेन मेन्यू की कस्टम है तो हम इसमें फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, communication between computer device and the keyboard involves transmission। कंप्यूटर और कीबोर्ड में जब हम ट्रांसमिशन करते हैं उस कनेक्शन को किससे किया जाता है, सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स और जो फुल ड्यूप्लेक्स होते हैं टू वे ट्रांसमिशन है, हाफ में एट वन टाइम होता है, फुल ड्यूप्लेक्स में दोनों साइड चलता है, ठीक है। सिंप्लेक्स में ओनली वन डायरेक्शन, तो ये क्या है आपका ओनली वन डायरेक्शन। फुल ड्यूप्लेक्स में हम टेलीफोन यूज कर सकते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, आपकी रेलवे ट्रैक्स हैं, देन आपकी वॉकी टॉकी है, तो आंसर इज आपका सिंप्लेक्स। टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद द डिवाइस इन द रूम वी माइट बी लाइकली टू यूज। अगर हमें कंप्यूटर डिवाइस में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी कंप्यूटर को एक डिवाइस रूम में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डेडिकेटेड लाइंस नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं, ग्राउंड स्टेशन नहीं, आंसर इज कोएक्सियल केबल्स। कौन सी आएंगी, कोएक्सियल केबल्स। देखिए एक होती है ट्विस्टर केबल्स जो कि कम होती है, फिर आती हैं आपकी कोएक्सियल केबल्स, फिर आती हैं आपकी फाइबर केबल्स। A communication network which is used by a large organization of a regional, national या global area। देखिए कौन सा नेटवर्क हम रीजन्स के लिए, लोकल में और पूरे ग्लोबल में यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क जो सिर्फ हम अपनी बिल्डिंग्स में करते हैं, मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ पे आपका जो भी सिटी है उसका फ्री वाईफाई पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो आंसर इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट, कल एक क्वेश्चन आया था, इंटरनेट एक लोकेशन है जहाँ से हम डेटा को लेते हैं, तो इंटरनेट में कोई चीज़ नहीं कनेक्ट होती। ये कब डिस्कवर किया गया था, 1995 में। कौन था, VSNL। वैसे इसको किसने किया है, विंसेंट सर्फ ने, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, और इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ तक। एक और क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैकेट्स। पैकेट्स हमेशा नेटवर्क में आते हैं। एम्यूलेटर होता है जिस तरह से सिग्नल्स को आगे कन्वर्ट करना। ठीक है, आंसर इज मॉडम, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। अगर हमें इंफॉर्मेशन को एक यूनिट में सेव करना है, पहली चीज हम क्या करेंगे? फोल्डर, फाइल, पाथ या फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन तो होता है जैसे कि आपका डॉक्स है, पीपीटीएक्स है, देन एक्सेल है, तो ये नहीं। पाथ नहीं। अब आता है इसमें से देखिए, विच इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। एक यूनिट को, जैसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो आपकी पिक गैलरी है, पिक गैलरी एक आपकी इंफॉर्मेशन है जहाँ पे सारी आपकी वो पड़ी है, तो आप उसकी फाइल बनाओगे। वो तो ऑलरेडी गैलरी एक फाइल ही है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को एक यूनिट में सेव करोगे, तो उसका नाम क्या होगा? फोल्डर। फाइल नहीं होगा। फाइल जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, उस फाइल को कहीं पे सेव करना, तो वो क्या बनाएगा? फोल्डर ही बनेगा। ठीक है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्स, मतलब कौन सी ऐसा कीबोर्ड का शॉर्टकट है जहाँ पे हम बोल्ड टेक्स्ट को लिख सकते हैं? फर्स्ट, फाइल फॉर्मेट बोल्ड नहीं, ऑल्ट बोल्ड नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। आंसर इज कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस यू इज अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई इज इटैलिक्स। For creating a document, you use which command at file menu? अगर आपको एक नई वो खोलनी है, नई फाइल खोलनी है, तो आप क्या करोगे? S, कंट्रोल प्लस S, दैट इज सेव। ठीक है, कंट्रोल प्लस W, दैट इज क्लोज विंडो, प्लस W, दैट इज क्लोज विंडो। For creating create close, कंट्रोल प्लस O, दैट इज ओपन द डॉक्यूमेंट। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे? एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलोगे। A character in MS Word that is raised smaller above the baseline, that is known as, कि ऐसा कोई MS Word में एक वर्ड जिसको आप ऊपर वाली लाइन पे लिखते हो, ठीक है, ऊपर वाली लाइन पे लिखते हो, तो क्या? आउटलाइंड नहीं, रेज्ड नहीं। आंसर इज सुपरस्क्रिप्ट। तो हम इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट देखिए, सुपरस्क्रिप्ट होगी ये, सबस्क्रिप्ट होती है बेस पे, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस माइनस, माइनस, ठीक है, ये है। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, हम ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी। अब 152 क्वेश्चन आपका रह गया है। In MS Word, how can you access the font size tool on formatting toolbar? Formatting toolbar में आप कैसे एक्सेस करोगे? कंट्रोल प्लस एस तो होता है आपका शिफ्ट करना, सॉरी सेव करना। कंट्रोल प्लस पी इज पेस्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका पी, दैट इज प्ले आइटम्स। इन आइटम्स को प्ले करना, तो आंसर इज एस, दैट इज बी। आंसर इज बी। प्लीज टेक्स्ट पे मत जाना, क्योंकि जैसा पेपर मेरे पास आता है मैं आपके आगे डील कर रही हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप प्लीज अपना जो है ये सेशंस, इसको आपको कितना आता है आप ये देखिए। इन MS Word, मेल मर्ज कमांड लाइन इज अवेलेबल अंडर। MS Word में मेल मर्ज कमांड कहाँ पे यूज होती है? एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू या टूल्स मेन्यू। देखिए आजकल जो नया MS Word आया है उसमें एक टैब आती है, रिव्यू टैब, ठीक है। अब मेल जो होती है, मेल मर्ज रिव्यू टैब में देखी जा रही है, लेकिन जितना भी MS Word आज देखा जाएगा तो उसमें हम करेक्ट ऑप्शन क्या डालेंगे? टूल्स मेन्यू। पुराने MS में जो है टूल्स मेन्यू में जाकर आप मेल को मर्ज कर सकते हो, लेकिन अब जो MS ऑफिस आ रहे हैं उसमें एक अलग, आपने देखा होगा रिबन बार में एक रिव्यू टैब बना होता है। रिव्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपको मेल मर्ज मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किस किस का क्लियर है? जल्दी बताइए, यहाँ तक किस किस का क्लियर है? किस किस को भी सेशन बोर ना लगे, शायद
Which of the following is an operating system? Operating system क्या होता है? जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में फंक्शनिंग बताता है। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस। मैक ओएस फॉर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि बिल गेट्स एंड पॉलन ने की थी। तो ये भी है, ये भी है। आंसर इज बोथ ए एंड बी। Which of the following is a search engine? Search engine क्या होता है? देखिए, एक होता है ब्राउजर और एक होता है सर्च इंजन। ब्राउजर दैट इज गूगल क्रोम, राइट। अब आपकी बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, मोजिला, फायरफॉक्स, आजकल एक एज भी आ गया है, ठीक है। तो विच इज द सर्च इंजन? ब्राउजर होता है टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट की एक्सेस लेना। सर्च करना मतलब जब आपने इंटरनेट की एक्सेस ले लिया, उसके बाद आप कुछ भी सर्च करो, उसमें कुछ भी डालने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च। तो गूगल भी है, गूगल में ही डालते हैं, सब कुछ गूगल से ही मिलता है। आजकल तो यूट्यूब भी आ गया है, देन याहू, MSN, ये सारे जो हैं ये हैं आपके सर्च इंजन। तो ऑल ऑफ दीज। A tool to access internet is called as, एक ऐसा टूल जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो वही क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि परफॉर्म करता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो पर्टिकुलर क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपकी किसके लिए यूज हो रहा है? आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। USB, these are the peripheral devices, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। देखिए, ईमेल की फाउंडेशन पूछ सकते हैं, रॉय टिमल्सन। www की रिम टॉमस ली, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट, दैट इज विंसेंट सर्फ, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, कंप्यूटर का सेक्शन किस किस को अच्छा लगा? और अगर अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है आपको पसंद नहीं आ रहा, तभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और तभी आपको जो है ये सेशन बोर लग रहा है, इसीलिए तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तभी स्टूडेंट्स जो हैं इतने मज़े से नहीं पढ़ रहे हैं और ये स्टूडेंट्स मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से शेयर करिए प्लीज़। और अब हमारा जो है नेक्स्ट पेपर करते हैं। यहाँ तक किस किस के सही हैं और किस किस को लगता है कि मैम मज़ा आ गया, आपने बोर नहीं किया, और अगर किसी को डाउट लगता है तब भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं आपके हिस्ट्री का सेशन। ये क्वेश्चंस रीसेंट किसी पेपर में आए, जो आज का पेपर मैंने आपके साथ संग्राम शेयर किया है, इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, क्योंकि ये अभी रिसेंट एक पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या पता कोई एक दो क्वेश्चंस अगर आ गए तो आपका नंबर ना कटे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट बिलोंग टू, दिस इज द हिस्ट्री सेशन। अब आपका देखिए, आपने कंप्यूटर में कितने मार्क्स लिए, आपने हिमाचल जीके में कितने लिए, अब आता है आपका हिस्ट्री में कितने लिए। तो रिवीजन सेशन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज तानसेन जो था अकबर कोर्ट का, वो किस जगह को बिलोंग करता था, किस जगह से था? आपका दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या कन्नौज। देखिए, कन्नौज में 1541 में शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये नहीं है। दिल्ली was the capital of which, that is हुमायूं, ठीक है, ये याद रखना। बैटल ऑफ चौसा जो थी वो किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी। आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनाया था। और अगर देखा जाए आगरा कैपिटल जो थी वो किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर ने अपनी कैपिटल किसको किया था? आगरा को किया था। और फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई थी, फतेहपुर सीकरी। किसने बनाया? अकबर ने बनाया। दीन इलाही अकबर ने चलाया, मनसबदारी अकबर ने चलाई। देन इसके बाद अगर देखा जाए इबादत खाना अकबर ने चलाया। आपका जजिया टैक्स जो है ये इसने अबॉलिश किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया जो था वो ब्राह्मण्स पे लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद औरंगजेब ने फिर से शुरू किया और उसके बाद जो जहांगीर शाह थे उन्होंने इसको दोबारा से बंद किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्वालियर। तो आपके पास आंसर क्या बचा? ग्वालियर। तानसेन जो थे वो ग्वालियर स्कूल से
आपके ग्वालियर से डील करते थे और ये नवरत्न में से है, अकबर का कोर्ट पोइट था ये, म्यूजिशियन मान लीजिए, ठीक है। हु वाज द कोर्ट पोइट भी कह सकते हो, म्यूजिशियन भी कह सकते हैं। हु वाज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस यानी भारतीय पुनर्जागरण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक से पहली चीज तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। बाल गंगाधर तिलक को हम क्या बोलते हैं? लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को जो है आप इसको किसके बेसिस पे जान सकते हैं? इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो है 1917 में शुरू की थी। कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। शिवरात्रि फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया। केसरी और मराठा न्यूज़पेपर इन्होंने लिखे, इनको मांडलिया जेल भेज दिया गया, ठीक है। इनका जो स्लोगन था दैट इज स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई विल टेक इट, तो ये नहीं है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को केसरी और पंजाब केसरी का उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? गो बैक साइमन। और लाला लाजपत राय की जो है लाठी चार्ज पे मृत्यु हुई थी। तो एक और चीज़ है जो इनकी बुक है, बुक का नाम मैं इनको बता देती हूँ। इन्होंने एक मैगजीन लिखी थी, एक सेकेंड, मैगजीन का नाम है इनका आर्य गैजेट। क्या है? इनको पंजाबी और आर्य गैजेट जो है इन्होंने लिखी थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1904, इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। और इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? रनडे, एमजी रनडे, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक के भी पॉलिटिकल गुरु थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हिम सत्ता इन्होंने लिखी, ठीक है। तो ये नहीं है आंसर। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज इन्होंने शुरू किया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट आता है हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट किसने शुरू की? महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी को जो है विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी ने 1920 में क्या चलाई थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी। देन इन्होंने स्लोगन दिया था करो एंड मरो। देन दांडी यात्रा जो थी इन्होंने चलाई टू ब्रेक द सॉल्ट कैनून। पहला सत्याग्रह जो था 1917 में चंपारण, ठीक है। अहमदाबाद स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। 1915 में ये साउथ अफ्रीका से आए थे और पहला सत्याग्रह उन्होंने 1917 में चंपारण में चलाया। देन इसके बाद अगर महात्मा गांधी से बात की जाए तो इरविन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 1932 जो कि एक हरिजन्स के लिए था बेसिकली, ठीक है। तो ये है। देन इसके बाद महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी से इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट इन्होंने चलाई, जिसके पहले सत्याग्रह कौन थी? विनोबा भावे। और सेकंड कौन थी आपकी? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने। तो उसके बाद आपका यंग ओपिनियन इन्होंने लिखी है। देन इसके बाद इनकी यंग ओपिनियन है, हरिजन इन्होंने लिखा। तो ये महात्मा गांधी है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आता है जेपी नारायण। जेपी नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी 1934 में खोली, सोशलिस्ट पार्टी। इनको क्या बोला जाता है? लोकनायक। क्या बोला जाता है? लोकनायक। आचार्य कृपालिनी, आचार्य कृपालिनी को कृपालिनी भी बोला जाता है, आचार्य भी बोला जाता है। ये सुचेता कृपालिनी के पति थे। इन्होंने 1963 में किसान मजदूर आंदोलन पार्टी या मजदूर आंदोलन इन्होंने चलाया। तो आंसर इज भूदान मूवमेंट जो है विनोबा भावे ने 1951 में चलाई। और ये एकमात्र यही है जो पहली सत्याग्रही भी विनोबा भावे ही है। देखिए सरोजनी नायडू ने पहली फीमेल जिन्होंने दांडी यात्रा में महात्मा गांधी का साथ दिया था। अगर सुचेता कृपालिनी से क्वेश्चन आए तो फर्स्ट सीएम, ठीक है, कौन थी? फर्स्ट फीमेल सीएम कौन है? सुचेता कृपालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी किया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस को आप क्या कह सकते हो? नेताजी। इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने 1942 में, हरिपुर और त्रिपुरी,
कहा जाता है इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरी 1938 में आपका हरिपुर, सॉरी पुरी नहीं है, हरिपुर, और 1939 में इन्होंने जो है आपका क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। और महात्मा गांधी की याद रखना 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र थे जिन्होंने सिर्फ एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, बेलगांव वाला। ठीक है, नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण या नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं है, जयप्रकाश नारायण जिसने 1934 में सोशलिस्ट पार्टी खोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये किसने शुरू की, कब शुरू हुई थी? इसको अगस्त ऑफर भी बोला जाता है, दैट इज अगस्त ऑफर, दैट इज 1942 या 8 अगस्त को। ठीक है, तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 1942 में, इसमें महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था करो और मरो, तो कैबिनेट मिशन प्लान ये आया था 1946 में, जिसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वेवल प्लान 1945 में, 44-45 वेवल प्लान, ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान, इसकी सारी बैठक शिमला में हुई है। तो वेवल प्लान ही लॉर्ड वेवल के टाइम पे, आंसर इज स्टैनफोर्ड, जो क्रिप्स आए थे, क्रिप्स प्रपोजल के बाद, क्योंकि ये कब आया था 1942 में, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के बाद जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट बना था। और जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें अलेक्जेंडर क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये सारे आए थे। ठीक है, the first state in India which was created on linguistic basis was, language के basis पे, धार कमीशन के बाद जो कहा गया था कि जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे भी खोला जाए, तो गुजरात नहीं, केरला नहीं, हरियाणा नहीं, आंसर इज आंध्र प्रदेश। और लेटेस्ट करंट अफेयर आंध्र प्रदेश का क्या है, वो है आपका अमरावती इज द कैपिटल। ठीक है, Jammu and Kashmir become an integral part of India on 26 अक्टूबर ऑफ, देखिए जम्मू एंड कश्मीर ये आपका 26 अक्टूबर डैश से लेकर 2019 तक भारत का एक राज्य रहा है, और 2019 से ये क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी। मनोहर सिन्हा वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूटी है, और ये किस धारा पे चलता था तब, 370 धारा पे। ठीक है, स्पेशल कानून होता था इसका। लेकिन कहा जाता है अब क्या है ये यूनियन टेरिटरी। पहले कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज जीसी मुर्मू। तो आंसर 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, 1948 में हिमाचल 30 रियासतों से बना, और इसी में जो है महात्मा गांधी को नथुराम गॉडसे ने मारा था। 1949 भी नहीं है, आंसर ये 1954 में बना था। याद करने का तरीका याद कर लीजिए, 1954 में जैसे बिलासपुर हमारा 5th डिस्ट्रिक्ट बना था, जम्मू एंड कश्मीर भी जो है 26 अक्टूबर 1954 को हमारा राज्य बना था। लेकिन अब क्या है, वो हमारा 2019 में क्या बना है, यूनियन टेरिटरी। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ तक किस किस के हिमाचल हिस्ट्री के क्वेश्चन सही हैं। कैन आई ड्रिंक वाटर प्लीज, जस्ट वेट, 1 मिनट, पानी पी लूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू whom does पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स। जल्दी इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, टू whom does पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स। देखिए 3 कमेटीज हैं, सबसे बड़ी कमेटी, अब आता है आपका पॉलिटी सेशन। हिस्ट्री का सेशन किस किसका सही है, हिस्ट्री का सेशन किस किसका सही है। तो अगर हम हिस्ट्री के सेशन की बात करें, देखिए हिस्ट्री का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। टू होम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी क्या है, एस्टिमेट कमेटी जो थी सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, एस्टिमेट। क्यों, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो 30 मेंबर्स लोकसभा के हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है 22, जिसमें से 15 लोकसभा और आपके 7 राज्यसभा के हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट किसको देखती है, देखिए जितना भी हमारा, एक सेकेंड,
जितना भी हमारा काम, मतलब अगर देखा जाए जितने भी हमारे अकाउंट्स है वो कौन देखता है, कैग देखता है। 143 आर्टिकल, 6 इयर्स उनकी जो है ड्यूरेशन होती है, 65 उनकी एज होती है। चुनता कौन है, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपनी रिपोर्ट भेजनी है तो ना वो फाइनेंस मिनिस्टर को भेजेगा, फाइनेंस कमीशन भी याद रखना 280 आर्टिकल है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, आर्टिकल 5 पार्ट 5 आर्टिकल 52 से शुरू होता है। तो आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये कौन सा आता है, आर्टिकल 93, ठीक है। और हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है 124, पार्ट 5 में ही आता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने रिट्स इशूड की जाती हैं, तो 5, 6, 4 या नन ऑफ दीज। आंसर इज 5। कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्टोरी, quo warranto एंड प्रोहिबिशन, ठीक है। Mandamus we command, quo warranto at what authority, certiorari certified, prohibit करना, habeas to the people, ठीक है। Which of the following is not appointed by the governor। इतना मुझे पता है आपको पॉलिटी अच्छे से आती है, ठीक है। और जैसे कि हमारे जो अभिषेक सर थे उन्होंने बहुत अच्छे से आपको पॉलिटी करवाई है। तो जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे जुड़े हैं और जो नए हैं, पॉलिटी जो है आपको वैसे भी आती है। जो पुराने अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छे से आता है। Which of the following is not appointed by the governor, advocate general, chief minister, members of state public service commission या judges of high court। देखिए, advocate general is the legal advisor of the state, chief minister गवर्नर चुनता है, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी वही चुनता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये आपके प्रेसिडेंट चुनते हैं। सैलरी ऑफ द गवर्नर इज चार्ज्ड ऑन, जो आपकी सैलरी दी जाती है ना गवर्नर को, गवर्नर को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। द कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नर को देखिए, प्रेसिडेंट को चार्जिंग या जो भी सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, लेकिन गवर्नर की सैलरी कहाँ से आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सेकेंड, देखिए ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ना, ये 1966 में आया था। ये सिर्फ आपकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो करने के लिए, और 2005 में सेकेंड बना था। तो उसके चेयरमैन कौन है, आपके वीरप्पा मोइली। कौन है, वीरप्पा मोइली। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल है, 370 धारा तो अब खत्म हो चुकी है 2019 से, पर ये स्पेशली किसके लिए थी, जम्मू एंड कश्मीर। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द स्टेट। आंसर इज 360। एक और है आपका 368 भी याद रख लेना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन सा आर्टिकल में आता है, 343 आर्टिकल, ठीक है। इस 343 आर्टिकल में कौन सा शेड्यूल है, 8th शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या कहा गया है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस। कितनी है, 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन 11। हमारी जो 11 जो आपके शेड्यूल्स हैं उसमें 11वीं सूची क्या बताती है, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन के बीच में जो है डिस्क्वालीफाई होना, ये तो आपका 10th शेड्यूल बताता है। और अमेंडमेंट कौन सी है, 52 अमेंडमेंट, ठीक है। सॉरी सॉरी 52 अमेंडमेंट में आपका प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज यानी आपका, या प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये है आपका 12th शेड्यूल,
ये क्या है आपका 12th शेड्यूल जो 74 अमेंडमेंट 1992 बताता है, ठीक है। पंचायती राज जो है ये आपका 11th शेड्यूल है जो आपका 73 अमेंडमेंट बताता है, दैट इज पंचायती राज। देखिए पंचायती राज कहाँ पे मेंशन है, डायरेक्टेड जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टेड स्टेट प्रिंसिपल्स, उसमें है, जो कि आपका कौन सा है, पार्ट 4, ठीक है, वो है। और वो देखिए पार्ट 4 कौन सा आता है, 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसमें बताया गया है जो आपका पहली पंचायत कहाँ पे आई थी सिस्टम, दैट इज राजस्थान के नागौर में, कब, 1859, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है आपका ज्योग्राफी सेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। शोला फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, शोला फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में होते हैं। तो शोला फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, टेम्परेट फॉरेस्ट नॉर्थ इंडिया में होते हैं आपके, जो आपके ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट जो कि है वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी कहते हैं, ठीक है, सह्याद्रीज भी कहते हैं, डोडा बेटा, ठीक है। अनायमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। उसके बाद आपकी नीलगिरीज की है डोडा बेटा, ईस्टर्न घाट्स की है अरमाकोंडा, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आ सकते हैं। देखिए लार्जेस्ट ओशन भी पूछ लेते हैं कई बार, दैट इज पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट ट्रेंचेस मैरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन, लीस्ट जो आता है इंडिया का आता है जावा, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, खीर गंगा, आंसर इज माधव। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, 6 हैं टोटल, कितने हैं, 6। तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा सबसे ज्यादा गैस कौन सी चीज, देखिए ऑक्सीजन जो है ये एयर में होती है 21%, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% है, ठीक है। द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज, सबसे पुरानी कोल फील्ड कौन, कोयले की खान कौन सी है, कोयला क्षेत्र जिसको बोलते हैं। बकारो तो आपका कहाँ पे है, झारखंड। झारिया भी झारखंड में, जो सबसे पुराना है वो रानीगंज हिल्स है, जो कि कब से हैं, 1774 से। और जो रानीगंज हिल्स हैं वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ स्टार इज द पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टेलेशन, नॉर्थ स्टार किस पार्ट, मतलब कॉन्स्टेलेशन क्या होती है, दैट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी है आपकी मिल्की वे। तो हमारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन है अर्सा मेजर जिसको सप्तऋषि बोला जाता है। तो जो ये नॉर्थ स्टार वहाँ पे होता है ध्रुव तारा। अब ये जो उत्तर ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है, यानी नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ किस, ओरियन नहीं, बिग डिपर, बिग डिपर होता है अर्सा मेजर, इसको पोलैरिस भी बोलते हैं। ध्रुव तारा तो आपका इसमें नॉर्थ स्टार जो है ये लिटिल का आता है, आंसर इज लिटिल डिपर, छोटा अर्सा माइनर, पोलैरिस बोलते हैं इसको ज्यादातर। और अगर आपसे बेसिकली पोल स्टार पूछा जाए तो पोल स्टार जो होता है वो अर्सा मेजर में होता है, ठीक है। Which is not a correct example of tropical cyclones, tropical cyclones का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए वैसे पहली बार नहीं कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, टॉर्नेडो यूएस में होते हैं, ठीक है। टाइफून साउथ चाइना सी में होते हैं ज्यादातर, ठीक है, चाइना सी। ह्यूरिकेन्स चाइना में ज्यादातर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक्स, पैसिफिक्स यहाँ पे होते हैं, आंसर इज नॉर्थ वेस्टर्न जिसको हम काल बैशाखी भी बोलते हैं। किर्गिज लिव इन, किर्गिज जो है वो किर्गिस्तान को बिलोंग करते हैं, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान जिसको बोल सकते हैं, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान, सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड कंट्री है। तो आंसर इज वेस्ट सेंट्रल
एशिया यानी पश्चिम मध्य एशिया, विच इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? कॉफी, रबर, शुगर केन। देखिए सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटका में होती है, आपका रबर जो है ये केरला में है, शुगर केन जो है ये यूपी में है, टी जो है सबसे ज्यादा ये आपको आसम में मिलती है, ठीक है, और दार्जिलिंग। तो आंसर ये सारी आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स है। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती हैं रोपण फसल जो आपकी बड़े एरिया में लगाई जाती है, लार्ज अमाउंट में। आंसर इज शुगर केन। शुगर केन जो है ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर 3 to 4 months, हर साल 3 से 4 महीने तक कौन सा ऐसा एरिया है जो शुष्क रहता है? देखिए वेस्ट बंगाल नहीं, मिजोरम नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा शुष्क है आजकल? हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड है। केरला, केरला में इस टाइम पे, गोवा में सबसे अच्छा मौसम चल रहा है और सबसे बोलते हैं ना ठंड वाली जगह, वो कौन सी है इस टाइम पे? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है साइंस सेशन। तो चलिए बताइए यहाँ तक किस किस को मजा आया और किस किस को लगा कि मैम ने बोर कर दिया? किस किस को लगा कि मैम ने बोर कर दिया? बताइए, सॉरी बताइए, बताइए जल्दी। From which part of this plant is turmeric obtained? टर्मरिक जो है वो किस प्लांट से हमें obtained होती है? नाउ साइंस सेशन है तो करते हैं हम इसको स्टेम, रूट, फ्लावर या फ्रूट। तो फ्रूट नहीं, फ्रूट इज मैंगो। फ्लावर, कॉलीफ्लावर जो हम खाते हैं। स्टेम किसकी खाते हैं? पोटैटो की। आंसर इज रूट, रूट इन द फॉर्म ऑफ राइजोम। Who are more likely to get tapeworms? मतलब फीता कृमि होने की अधिक संभावना किसमें? टेपवर्म्स क्या होते हैं? टेपवर्म्स एक ऐसे कीड़े हैं जो किसी को चीज को खाने से अगर एक बार स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर आ गए, कभी लाइफ में खत्म नहीं होते, क्योंकि ये जो टेपवर्म्स होते हैं ना वो इस तरह से एक इनका हेड होता है, ठीक है, और ये इस तरह से इतना एंटेंगल्ड होता है। आप चाहे एंटीबायोटिक्स खाओ वो इतना, लेकिन इसकी जो हेड है वो हुक की तरह अगर लग गई ये कभी भी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये चीज नहीं खानी चाहिए। फिश ईटर्स नहीं, मीट ईटर्स नहीं, दैट इज कॉल्ड आपका बीफ ईटर्स नहीं। बीफ क्या होता है? काऊ। तो काऊ को कोई मार सकता है? काऊ को तो सारे पूजा करते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो काऊ को भी खाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग हैं जिसकी पूजा की जाती है उसको भी लोग खाने के लिए यूज करते हैं। मीट ईटर्स और फिश ईटर्स तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिश से सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? विटामिन ए। मीट ईटर्स प्रोटीन्स के लिए हैं सारे। आंसर इज पोर्क ईटर्स। पोर्क ईटर्स होता है सुअर का मीट, पिग। पिग का मीट क्यों होता है? क्योंकि पिग हमेशा कीचड़ खाता है और कीचड़ में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी होती है, इसी के थ्रू इनके स्टमक के अंदर वो चले जाते हैं। जब इनको खाया जाता है, जब हम इसका मीट खाते हैं या जो भी लोग ये मीट खाते हैं उनके अंदर ये टेपवर्म्स होते हैं, ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज, देखो आयोडाइज सॉल्ट क्यों खाया जाता है? ताकि हम गॉइटर को ना होने दें, गॉइटर की कमी को पूरा करने के लिए। तो आयोडाइज सॉल्ट के अंदर क्या होता है? फ्री आयोडीन नहीं, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम नहीं। आंसर इज पोटाशियम आयोडेट और सोडियम। सबसे ज्यादा सोडियम एंड पोटाशियम होता है, कैल्शियम नहीं होता इसके अंदर। आयोडाइज सॉल्ट में आपका सोडियम एंड पोटाशियम होता है। केल्विन इज यूज्ड टू मेजर, केल्विन किसके लिए यूज किया जाता है? वर्क और एनर्जी, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस। फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज, इंडक्टेंस के लिए हेनरी, वर्क एंड एनर्जी के लिए जूल, और टेम्परेचर केल्विन। टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन, और एक स्टैंडर्ड केल्विन 273 केल्विन होता है। और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो इज इक्विवेलेंट टू 0, राइट। और अगर 373 इज द हाईएस्ट फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग इन केल्विन स्केल, और 100 जो है आपका सेल्सियस। नेक्स्ट अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। आपदा मित्र स्कीम विच वाज सीन, ये मैक्स लिए गए जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर से, ठीक है।
तो आपदा मित्र स्कीम which was seen in news recently is implemented by which union ministry? किस यूनियन मिनिस्ट्री से आपदा मित्र स्कीम जो है लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स नहीं, MSME नहीं, आंसर इज होम अफेयर्स। होम अफेयर्स कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has recently announced multi-billion euro defense deal with France? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मल्टी यूरो ट्रीटी जो है फ्रांस के साथ की है? तो उसका आंसर है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु हैज बीन लॉन्च्ड बाय, जो आपका ये समुद्र सेतु चल रहा है ना, ये मिशन है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंडिया में लाने का फ्रॉम अब्रॉड थ्रू वाटर सप्लाईज, यानी फ्रॉम इंडियन नेवी। जैसे इसके लिए कौन कौन से शुरू किए गए हैं? जैसे INS कलकत्ता है, तलवार है, जालाशावार है, जैसे पहले बहराम से लाई गई, फिर थर्ड अब मालदीव से लाई जा रही है। तो ये ऑक्सीजन, ताकि इंडिया, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की कमी से, कोविड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी जिससे कई लोगों की जान गई है। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इंडिया में, इसीलिए ये जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है। Which is the first non-Quad country with which India has announced to establish 2+2 dialogue at foreign and defense minister? 2+2 dialogue मीटर जो है आपकी नॉन क्वाड कंट्रीज में से किसके साथ शुरू की गई थी? तो ये है आपकी रशिया। नेक्स्ट आता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेशनल सेंटर ऑफ याक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। Who took charge as the chief hydrographer to the government of India? किसने हाइड्रोग्राफर का चीफ बनाया, यानी मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वो है अधीर अरोड़ा। पहले कौन थे? पहले ये थे, अब इनको रिप्लेस किया है, ठीक है, और अब बने हैं आपके अधीर अरोड़ा। चलिए अब करते हैं इंग्लिश सेशन। लास्ट सेकंड स्लाइड है, इसके बाद हिंदी की स्लाइड है, फिर सेशन खत्म। उम्मीद करती हूँ आपको बोर नहीं लगा होगा। और अभी सिर्फ फॉर अ टाइम बीइंग आप ऐसे लीजिए सेशंस को, फॉर अ टाइम बीइंग भी नहीं, बहुत कम टाइम में आपको बोल रही हूँ। अगर आप जितना शेयर करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे, तो बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव में कमी नहीं है, ये सब तैयारी उसी के लिए हो रही है। तो आपसे सिर्फ एक शेयर और लाइक मांग रही हूँ कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबको बोलिए ज्वाइन करने के लिए, अगर तो मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने आपके साथ सही मेहनत की है और आपको ये चीज़ें पसंद आ गई है, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो बहुत जल्दी लाइव, अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत लगे क्योंकि आप सोचो 2 घंटे अकेले बोलना, इंटरेक्ट ना करना कैसा लगता है अगर आप सामने नहीं हो अभी। पर मैं आपको इमेजिन कि कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ इतना जरूर है कि शेयर जरूर करना, ताकि आज 2 घंटे है तो आगे मुझे और बूस्ट और मिले कि मैं आपके साथ और स्टैंड अप करके आपके इस हफ्ते जो है मैक्सिमम को खींच पाऊँ। She said that she was feeling sick in heart, at heart, to heart या off heart. She is feeling sick at heart. In heart, she said that she was feeling sick in heart. She sick of heart नहीं, sick of अगर आता तो मतलब थक चुकी है। She was feeling sick in heart. Sinking बोलिए उसको, ठीक है। I can write a book on grammar. We searched dash happiness in vain. We searched after happiness in vain. Into vain. We searched in happiness in vain. We searched for happiness in vain. After. तो यहाँ आएगा 4. You are advised to write by pencil, into pencil, with pencil या in pencil, with pencil. Beware from backbiters. ये चीज़ तो पक्की है। कहा जाता है जो पीठ के पीछे चुगली करते हैं ना, और वो उनसे बच के रहो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा मात खाते हैं, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल के साफ होते हैं। Our clothes were soaked under water, in water, on or with. Our clothes were soaked in water. नेक्स्ट आता है अनुसरण। कैसे लिखते हैं? हिंदी में है अनुसरण, तो राइट आंसर इज दिस कुंडली। कुंडली कैसे लिखी जाती है? त्रिकोण।
आजीविका, आजीविका होता है या आजीविका होता है? आजीविका होता है या क्या होता है? आजीविका होता है। तो आजीविका। ओजस्वी, ओजस्वी कैसे लिखते हैं? ओजस्वी। देखिए अगर हिंदी में डाउट होगा तो आप प्लीज क्रॉस चेक कर लेना या मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। जो धन का दुरुपयोग करता हो, अपव्यय नहीं, मितव्ययी, जो बहुत करता है, ठीक है। अतृप्त, अद्वितीयता। नीरस में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय होता है। वी प्लस आपक, व्यापक। अंधा बनन, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, ठीक है। चलिए एक स्लाइड और है, दिस इज योर जिसको बोल सकते हैं ना रीजनिंग, ठीक है। इन अ कोड नोबल, ये हिंदी नहीं है, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरा एक पेपर रखा है, अब आप देखते हैं कि कितना आपको सही लगा है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो आपके लाइक्स और आपके शेयर बताएंगे कि आपको मेरी मेहनत अच्छी हुई है और मेरी मेहनत आज थोड़ी बहुत सफल हुई है। नोबल, नोबल जो है वो लिखा जाता है QREOH। देखिए एन, अगर हम इस पे बात करें NQORBELOEH, NP, इसमें N से Q आया तो एक वर्ड लेफ्ट है, तो इसका मतलब प्लेट, आपको प्लेट लिखना है, प्लेट, ठीक है। तो PQ, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? आपका क्या था? OPQ, फिर R, यहाँ पे क्या है? NOP, दो वर्ड्स का है तो PQRS, फिर है OPQ, दो दो वर्ड्स का है तो LMN और O, ABCD, दो वर्ड्स का डिफरेंस है, TSTUV, फिर WEFGH, तो आंसर इज ये आएगा। जो आपका ये सीक्वेंस है आपने इसमें देखना है कितने वर्ड्स का डिफरेंस है, 2 + 2 + 2 का डिफरेंस है। तो प्लेट में भी P में हम +2 + 2 के डिफरेंस से हमारा क्या बनेगा? SODWH। एज बर्ड इज रिलेटेड टू विंग्स, बर्ड को उड़ने के लिए विंग्स चाहिए, तो फिश को क्या चाहिए? गिल्स, गिल्स तो वो होते हैं। फिन्स, टेल या स्केल, आंसर इज फिन्स। विच वन ऑफ द, टेल तो उसकी स्विंग करती है, फिन्स होंगे तभी जाकर वो चलेगी, तब उसकी टेल जो है वो ड्रैग करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ अदर्स? देखिए टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो एंड एक्स-रेज, ये सारे जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, बट दिस इज नॉट। इफ मॉस्क, अगर मॉस्क को गुरुद्वारा कहा जाए, गुरुद्वारा को टेंपल कहा जाए, टेंपल को चर्च कहा जाए और चर्च को कहा जाए फायर टेंपल, तो वेयर डू क्रिश्चियंस वर्शिप? देखिए क्रिश्चियंस कहाँ पे वर्शिप करते हैं? चर्च में करते हैं, लेकिन चर्च को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फायर टेंपल। तो क्रिश्चियंस कहाँ पे सर्च करेंगे, पूजा करेंगे आपकी फायर टेंपल पे। तो चलिए बताइए यहाँ तक आपको सेशन कैसा लगा? आप तो बता सकते हो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जल्दी बताइए। थैंक यू। किस किस को आज का सेशन अच्छा लगा है और किस किस को मेरी मेहनत अच्छी लगी है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, कि आप इससे भी ज़्यादा अगर चाहते हो तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक चैनल की सब्सक्रिप्शन जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप सो कि मैंने आपको बोर ना किया हो एंड इट्स इन्फॉर्मेटिव। और अगर आपको मज़ा आया है, आज आपका जितना भी बूस्ट ऑन होगा वो ही मुझे आगे बूस्ट करेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे से सेशंस ला सकूं। तो अगर उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आए तो फॉलो मी ऑन पूजा गुप्ता पेज, दैट इज फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता है, उसको फॉलो कीजिए। देन उसके बाद आपका यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो टेलीग्राम पेज है उसको फॉलो कीजिए। देखिए अगर किसी को मैसेज ये शिकायत है कि मैं पीडीएफ नहीं दे रही हूँ तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो है इस पे चल रहा है कि मैं आपके संग्राम को प्रॉपर्ली फोकस कर सकूं और आपको सेशन अच्छा लग सके। जैसे ही जब जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। ये मत सोचना कि नहीं दूंगी, जरूर दूंगी,
टाइम पे है कि टाइम जिस तरह से आपको पता है कि टाइम जो है मेरे पास कम होता है, तो जितना मैं अभी तक इसी में इन्वॉल्व हूँ, टाइम मुझे नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके साथ, आप टेलीग्राम पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो, चैनल को फॉलो कर लीजिए। जैसे मैं वहाँ देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं, कितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे शाम तक बूस्ट ऑन मिले और मैं और अच्छे सेशंस आपके साथ डील कर सकूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।